हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन देखी है ना? जब तक लकीर टेढ़ी चलती है तब तक जिंदा होने का एहसास होता है और जब लकीर सीधी हुई तो समझो खेल खत्म। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का एक जहरीला सच है। मुझे क्या पता था कि जिंदगी की लकीर टेढ़ी होते ही सब खत्म हो जाएगा। किसी के गुनाह की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता था। मुझसे हर कोई ऐसा बर्ताव करेगा, मैं नहीं जानती थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तो मुझे तुम्हारे व्यवहार से है माँ। तुम सुन रही हो ना माँ? मैं इस वक्त तुमसे बात करना चाहती हूँ लेकिन तुम आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी मेरी सांसें थमने का इंतजार करके आंसू बहा रही होगी। मैं तो शायद तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी। तुम ऐसी क्यों हो गई माँ? आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने एंट्रेंस टेस्ट में पास किया था, इसलिए मैं दोस्तों के साथ अपनी खुशी का जश्न मनाने गई थी। ऋतु, मेरी सबसे लक था दोस्त भी तो मेरे साथ थी। पार्टी करते देर हो गई थी और के लिए निकल पड़ी थी। रास्ते में कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी एक कार मेरे पास आकर रुकी। उसमें 3 लड़के मुझे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी माँ। उस वक्त मैं तुम्हें ही पुकार रही थी। वो कार से मेरा पीछा कर रहे थे। तभी मुझे एक टैक्सी आती दिखी तो मुझे चैन की सांस आई। मैं जैसे ही टैक्सी में बैठने लगी, ना जाने कहां से वो लड़के आए और मुझे जबरदस्ती टैक्सी से बाहर खींचने लगे। उन्होंने मुझे इस तरह सख्ती से दबोचा हुआ था कि मैं दर्द के मारे चीख पड़ी। तभी एक ने मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। टैक्सी वाला तो कब का डरकर भाग गया था। वो लोग मुझे एक खाली प्लॉट में ले गए और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करने लगे। मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैं जान गई थी कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। मैं चीखना चाहती थी लेकिन उन्होंने मेरा मुंह दबाए रखा। मैं उस वक्त तुम्हें ही याद कर रही थी माँ। बचपन में तुम मुझे हर मुसीबत से बचाती रही। तुम मेरे लिए एक माँ ही नहीं, मेरी दोस्त भी और शायद एक सुपर वुमैन भी। जब वो लोग मुझसे जबरदस्ती कर रहे थे तो मैं तुम्हें ही पुकार रही थी कि काश तुम आ जाओ और मुझे उनसे बचा लो। अफसोस कि मेरी आवाज मेरे अंदर ही घुटकर रह गई और तुम उसे सुन नहीं पाई, जैसे कि आज नहीं सुन पा रही हो। वो दरिंदे ना जाने कब तक मेरे जिस्म को नोचते रहे। मैं बेइंतहा दर्द के मारे बेहोश हो चुकी थी। लेकिन उनकी हवस की आंधी ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। मेरा बलात्कार हुआ था। मुझे जब तक होश आया वो लोग मेरी इज्जत को तार तार करके जा चुके थे। मेरे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। सीने अंधेरे में ही अपने कपड़े ढूंढे और उन्हें पहनकर वहां से निकल पड़ी। यह मेरी जिंदगी का पहला सदमा था। मैं यूं ही पागलों की तरह कुछ देर तक लड़खड़ाती हुई चलती रही थी। दर्द के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा और मैं तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रही थी। मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखा और मैं बिना सोचे ही उसकी तरफ चल पड़ी थी। उस असहनीय पीड़ा में मैं तुम्हें ही बार बार पुकार रही थी। तुम सुन रही हो ना माँ? कितने आदमी थे। अपनी सीट पर बैठे इंस्पेक्टर ने किसी फिल्म के खलनायक की तरह मुझसे यह सवाल पूछा तो पास ही खड़ा सिपाही खिसियाते हुए अपनी हंसी दबा गया। मेरे लिए यह बहुत अजीब था। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी दुर्घटना पर वो मजे ले रहे थे और मैं मन ही मन तुम्हें पुरकार रही थी, मगर तुम वहां नहीं थी माँ। कुछ देर बाद एक लेडी कांस्टेबल ने मेरे बयान लिया। वो मुझसे इस तरह से सवाल पूछ रही थी जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। उन लोगों की हंसी और सवाल मेरा फिर से बलात्कार कर रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था लेकिन उस वक्त मुझे चुप कराने के लिए तुम वहां नहीं थी, इसलिए मैं रो भी ना पाई थी। कुछ देर में ही जब तुम आई तो मेरे सब्र का बांध टूट गया था।
मैं भागकर तुमसे लिपट जाना चाहती थी, लेकिन दर्द के मारे उठने की हिम्मत ना कर सकी। तुम आंखों में आंसू लिए पापा के साथ मेरी तरफ आ रही थी। मेरी झुलसती हुई रूह को जैसे तुम बरसात की तरह दिखी थी। मैं खड़ी होने के चक्कर में लड़खड़ाई पर किसी तरह खुद को संभाल लिया। मेरा दिल कह रहा था कि तुम अभी मुझे संभाल लोगी, लेकिन तुमने मुझे गले लगाने की बजाय एक तमाचा मेरे मुंह पर जड़ दिया था। तुझे शर्म नहीं आई मुंह काला करवाते हुए? अगर कुछ हुआ था ती चुपचाप घर आ जाती, यह क्यों हमारी इज्जत उछालने आ गई? हे भगवान, अब कौन करेगा इस लड़की से शादी? तुम्हारे यह बोल मेरे शीशे से दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह थे। आखिर मैंने किया ही क्या था? अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ आवाज ही तो उठाई थी, लेकिन तुम तो ऐसे कह रही थी जैसे मैंने किसी का खून कर दिया था। मेरे मन को इतनी ठेस किसी और की बातों से आज तक नहीं लगी थी जितना तुम्हारी उस बात ने मुझे तोड़ दिया था। तुम वहां अपना माथा पीट रही थी और मैं खून के आंसू रो रही थी। माँ, मुझे हैरानी थी कि तुम्हें मेरी इज्जत से ज्यादा प्यारी अपने खानदान की इज्जत थी। पापा ने तो मेरी तरफ एक नजर देखकर मुंह ही मोड़ लिया था। तुम नहीं जानती मौ, उस दिन मेरे दिल पर क्या गुजरी थी। मुझे वहां से सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था ताकि वो मेरे जिस्म की पड़ताल करके यह जान सके कि क्या मेरा सच में बलात्कार हुआ था या मैं झूठ बोल रही थी। वहां के डॉक्टर ने टेस्ट करने से पहले अपने 2-3 खास विद्यार्थियों को बुला लिया था। वो शायद उन्हें यह दिखाना चाहता था कि बलात्कार की पुष्टि कैसे की जानी चाहिए। मुझे फिर से एक बार अपने कपड़े उतारने पड़े। वो संवेदनहीन लोग यह नजारा किसी जिज्ञासु की तरह देखते रहे। उनके लिए मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट थी। हालांकि कि हमारे देश में 2 फिगरसन टेस्ट निषेध हो चुका है, लेकिन डॉक्टर ने अपनी 2 उंगलियों से मुझे चेक किया था। दर्द के मारे उस वक्त मेरे मुंह से तुम्हारा ही नाम निकला। तुम्हारा ही नाम निकला था माँ। क्या डॉक्टर का ऐसा करना और उन सबका मुझे यूं देखना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता? यकीनन वो भी तो बलात्कार ही था। मैं कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं थी। 2 दिन तो मेरे मुंह से कोई आवाज तक ना निकली थी। मैं किसी भी तरह घर जाना चाहती थी। पुलिस वालों के सवालों से मैं तंग आ चुकी थी। आखिर मुझे डॉक्टर्स ने घर ले जाने के लिए बोल दिया था। उनके ख्याल से अब मैं नॉर्मल थी। मैंने सोचा था कि घर जाने के बाद कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मेरे आसपास के हर शख्स का नजरिया मुझे लेकर बदल गया था। पापा तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरा छोटा भाई, जो हर चीज के लिए पहले मुझसे ही सिफारिश करता था, अब मुझसे कोसों दूर भागता था जैसे मुझे कोई छूत का राग हुआ। माँ, तुम भी तो बदल गई थी। हर बात के लिए मेरा कसूर निकालना और हर बात को वहीं लेकर आना तुम्हारी आदत हो गई थी। तुम्हें बस यही फिक्र थी कि अब समाज में बात फैल गई थी और मुझसे कोई शादी नहीं करने वाला था। तुम्हें डर था कि मैं अब सारी उम्र तुम पर बोझ बनकर घर में पड़ी रहूंगी। पड़ोसियों तक ने अब बात करना बंद कर दिया था। जानती हो ऐसा क्यों हुआ था माँ? क्योंकि मैं अब वर्जिन जो नहीं थी। लड़की चाहे अपनी मर्जी से कुंवारापन खोए या उससे जबरदस्ती हो, उसे देखने वाली आंखें बदल ही जाती हैं। हमारे देश में बलात्कार होना जितनी बुरी बात है, शायद उससे भी बुरा है उस बात का समाज में फैलना। बेटा कत्ल कर दे तो घर की इज्जत नहीं जाती, लेकिन लड़की का बलात्कार हो जाए वही इज्जत नीलाम हो जाती है। लेकिन अभी भूचाल आना बाकी था। उसे आना था और वो आकर ही रहा था। उन 3 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पापा ने तो इस मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन मैं उन्हें सजा दिलवाना चाहती थी। मैंने यह केस लड़ने का फैसला किया था और फिर घर में जो हाहाकार मचा था
वो तो तुम जानती ही हो माँ। तुम सब कुछ जानती थी, लेकिन तुमने आंखें और कान दुनिया के खौफ से बंद कर रखे थे। पापा ने इस फैसले से नाराज होकर मुझसे हर रिश्ता खत्म कर लिया था। अब एक ही घर में रहकर भी हम अजनबी ही थे। माँ, क्या वो बलात्कार नहीं था? मैंने हर किसी के विरोध के बावजूद कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वहां सबकी नजरें मुझे अजीब तरह से घूरती थी। मुझसे कोई बात करना तो दूर, कोई पास भी नहीं फटकना चाहता था। यहाँ तक कि मेरी सबसे गहरी दोस्त ऋतु ने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। हर जुबान पर मेरे बलात्कार का चर्चा था। मेरी पीठ पीछे तंज कसे जाते थे, मुझे तरह तरह के नाम दिए जाते थे, मेरी कीमत फिक्स की जाने लगी थी। एक तरह से मेरा सामाजिक बहिष्कार हो चुका था। क्या वो बलात्कार नहीं था माँ? कई बार तो दिल करता था कि मैं जोर से चिल्लाऊं, आई एम नॉट गिल्टी, आई एम जस्ट अ ब्लडी विक्टिम, मैं दोषी नहीं, पीड़ित हूँ। फिर वो दिन आ ही गया था जब अदालत में केस शुरू हो गया था और मुझे वहां भी जाना पड़ता था। तुम तो जानती ही हो माँ कि वकील कैसे कैसे सवाल पूछता था। सबसे पहले कौन आया था, फिर किसकी बारी थी? जब एक मेरे ऊपर था तो बाकी दो क्या कर रहे थे? कितनी देर तक वो यह सब करते रहे थे? एक दिन तो हद ही हो गई थी जब उसने पूछा था कि क्या उनके बलात्कार को मैंने एंजॉय किया था। हालांकि जज ने इस सवाल पर आपत्ति उठाते हुए वकील को ऐसे सवाल पूछने से मना कर दिया था, लेकिन यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी। जिस लड़की का बलात्कार हो रहा हो, कोई उसके जिस्म को इतनी बुरी तरह से नोच रहा हो, क्या वो एंजॉय कर सकती है? उससे भी बुरी बात यह थी कि मेरे उस रात वाले कपड़े जज के सामने भरी अदालत में मेजबान पर रखे गए थे जैसे कोई नुमाइश लगी हो। यहाँ तक कि मेरे अंडरगारमेंट्स भी वहां सबूत के तौर पर सजा कर रखे गए थे। मेरे लिए यह मंजर बेहद दर्दनाक था। लोग असहनशीलता का रोना रोते हैं, लेकिन सहन करना किसे कहते हैं, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम भी तो वही थी माँ। क्या तुम्हारा दिल भी उन सवालों की चोट से जख्मी होता था जितना कि मेरा? मैं चाहती थी कि उन दरिंदों को हर हाल में सजा मिले, लेकिन उल्टा मैं ही सजा भुगत रही थी। खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई थी और ऐसी खबरें तो 5G की गति से चलती हैं। मीडिया वाले अब मसाले के लिए मेरी कहानी दिखा रहे थे। उन्हें मुझसे कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि उनके लिए मैं महज एक खबर थी जिसे उन्हें अच्छे दाम मिल रहे थे। हर गली, नुक्कड़ और यहाँ तक कि डिबेट में मेरे चर्चे होने लगे थे। कुछ लोग सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए अब मुझसे हमदर्दी जताने लगे थे। तुम भी तो यह सब देख रही थी ना माँ? या फिर गांधारी की तरह तुमने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी? या फिर पापा की तरह अपनी बेइज्जती की टेप मुंह पर चिपका कर एक मौन धारण कर लिया था? हालांकि मैं जानती थी कि तुम अकेली में बहुत रोती थी, लेकिन मेरी मनोस्थिति नहीं समझ पा रही थी। तुम सब कुछ जानकर भी इतनी पत्थर कैसे हो गई मौ? क्या वो भी बलात्कार था या उस जैसा ही कुछ? कहाँ गई वो तुम्हारी ममता, तुम्हारा वो दुलार? पापा ने मुझे कभी बेटी नहीं कहा था, वो तो हमेशा मुझे बेटा कहकर बुलाते थे। मैं भी नादानी में कितनी खुश होती थी और अपने छोटे भाई को चिढ़ाया करती थी, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि पापा मुझे बेटा कहते थे, कभी मानते नहीं थे। वैसे कसूर पापा का भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को बेटा कहकर बुलाते हैं। दरअसल वो बेटी होने पर अपनी किस्मत को कोसने की बजाय उसमें बेटा ही ढूंढते हैं। इससे उनके मन में बेटा ना होने की कसक शायद थोड़ी कम हो जाती है। तुम सब जानती हो माँ। शायद यह भी कि मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैं तुम्हारे और पापा के प्यार को बहुत तरसती थी माँ। लेकिन मुझे मिला क्या?
एक दिन तो हद ही हो गई थी जब तुमने कहा था कि यह दिन दिखाने से पहले मैं मर ही जाती तो अच्छा था। उस दिन मेरी रही सी उम्मीद भी टूटकर चकनाचूर हो गई थी। मेरी आस का सूरज अब डूब चुका था। अदालत में केस लड़ते हुए मुझे पता चल गया था कि वो लड़के अपने सूख का फायदा उठाकर बच निकलने वाले थे और तुम्हारी बात किसी जहर बुरे तीर की तरह मेरे सीने में धंस चुकी थी। अब यह नासूर लाइलाज था। मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था माँ, जो तुमने मुझे दिखाया था। उस दिन जब घर पर कोई नहीं था तो मैंने जहर पीकर तुम्हारी इज्जत पर लगे कलंक को धो दिया था। मैं आज हॉस्पिटल में अपनी आखिरी घड़ियां गिन रही हूँ। मैं अब तुम्हारी ही गोद में सिर रखकर मरना चाहती, लेकिन शायद मैं यह अधिकार खो चुकी हूँ क्योंकि मेरा तो बलात्कार हुआ है ना माँ। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आज पूछना चाहती हूँ कि इसका दोषी कौन है? क्या वो 3 लड़के ही गुनाहगार हैं? क्या उन पुलिस वालों ने जो किया वो बलात्कार नहीं था? क्या डॉक्टर बलात्कारी नहीं था? क्या वो वकील अदालत में मुझसे बलात्कार नहीं करता रहा? क्या मीडिया ने मेरी इज्जत लूटने में कोई कसर छोड़ी? क्या यह पूरा समाज ही मेरा दोषी नहीं? और सबसे बड़ी कसूरवार तो तुम खुद हो माँ। मैं जानती हूँ कि मेरी मौत के बाद मुझे दुर्गा का रूप, भारत की बेटी, निर्भया या ऐसा ही कुछ नाम दिया जाएगा। मुझे इंसाफ दिलाने कई लोग आगे आएंगे, लेकिन सच पूछो तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती माँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो। मैं चाहती हूँ कि समाज मुझ जैसी किसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाएं ताकि फिर कोई लड़की किसी की हवस का शिकार ना बन पाए। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं सुन पा रही, लेकिन अब कोई फायदा भी तो नहीं। काश तब तुमने मेरी आवाज सुनी होती। मेरी सांस उजाड़ रही है माँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। इस अंतिम समय में ही तुम मुझसे मिल लो माँ। मैं अपना सब दर्द भूल जाऊंगी। बस एक बार माँ, बस एक बार। तुम सुन रही हो ना माँ? माँ तुम सुन। और फिर जिंदगी की लकीर सीधी हो चुकी थी। मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी न्यू कहानी जल्द से जल्द आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। आपका आभार।